हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। नमस्कार आप सभी का वेलकम इस क्लास में। तो क्विकली कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो, आपका वीडियो इट्स एक्सेसिबल। तो कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। तो क्विकली मुझे कंफर्म कर देंगे योर ऑडियो योर वीडियो इज ओके, सो दैट वी कैन स्टार्ट। कर दीजिए कंफर्म क्विकली। तो आज जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। तो जिसमें हम जो चैप्टर नंबर 5 है, जो लास्ट सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें आगे उसको डिस्कस किया जाएगा। सो चैप्टर नंबर 5 को जो कस्टमर रिक्वायरमेंट्स के साथ रिलेटेड है। तो लास्ट सेशन में हम बात कर रहे थे लोन्स के साथ रिलेटेड, कि जब लोन्स देना है तो उसका प्रोसेस क्या होगा। तो दैट वाज डिस्कस्ड इन द लास्ट सेशन। तो अभी हम बात करेंगे क्वांटम ऑफ लोन क्या होना चाहिए इन केस ऑफ लोन्स। तो अमाउंट ऑफ लोन और क्वांटम ऑफ लोन, तो इसको हम कैसे फिक्स करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं इन केस ऑफ रिटेल लोन्स। सो क्वांटम ऑफ लोन इज ईदर रिलेटेड टू द प्रोडक्ट और टू इनकम ऑफ द इंडिविजुअल। तो जब भी हम लोन के अमाउंट को डिटरमिन करेंगे, क्वांटम ऑफ लोन को, तो या तो ये रिलेट होगा प्रोडक्ट को या ये रिलेट होगा इनकम ऑफ द इंडिविजुअल को। और रिटेल लोन्स में जो हम इंडिविजुअल्स को लोन देते हैं उनमें ज़्यादातर इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू बोथ। तो उसका इनकम कितना है उसके हिसाब से उसका एंटाइटलमेंट है, किस प्रोडक्ट के लिए हमने देना है, सो वो उसका फाइनल लिमिट होता है। तो क्वांटम को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, हाउ डू वी एक्सप्रेस दिस क्वांटम। तो अगर ये लोन पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए हो तो जनरली बैंक जो फॉलो करते हैं रूल्स, इट इज़ नॉट वेरी वेरी स्पेसिफिक, जनरल बात हम कर रहे हैं। तो नॉर्मली इट इज़ 12 टाइम्स ऑफ द मंथली इनकम। पर्सनल लोन्स, पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए लोन्स। तो मैक्सिमम इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ द मंथली इनकम। सो ये जनरल प्रेस्क्रिप्शन है, आपके बैंक में रूल डिफरेंट हो सकते हैं। अगर ये व्हीकल लोन्स हैं तो 4 टाइम्स, अगर ये हाउसिंग लोन्स हैं तो 48 टू 60 टाइम्स। तो डिपेंडिंग अपॉन इनकम, इसका मतलब ये सारे के सारे लोन हम इनकम के साथ रिलेट कर देते हैं। नो, इन लोन्स में जो बोरर से हम मार्जिन लेते हैं वो मार्जिन का रिक्वायरमेंट क्या है। सो मार्जिन रिक्वायरमेंट डिफर करती है, वेरी करती है। सो इट वेरीज फ्रॉम 15% टू 30%। एंड ये 15% टू 30% एसेट की वैल्यू का है, और ये डिपेंड करेगा टाइप ऑफ लोन के ऊपर या किस स्कीम में हम लोन दे रहे हैं। सो मार्जिन विल वेरी फ्रॉम 15% टू 30%। मार्जिन के साथ जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट आता है LTV रेशियो। LTV रेशियो, LTV रेशियो क्या है? लोन टू वैल्यू रेशियो। सो दिस मीन ऑन वन साइड
we take into account the loan amount. On the other side, we take into account value of security, value of that asset, और multiply कर देंगे by 100. So that will calculate us loan to value ratio. For example, हमने कार फाइनेंस करना है जिसका प्राइस लेट अस से इट इज ₹8 लाख. 8 लाख की कार के लिए अगर हम 7 लाख का लोन देते हैं तो हमारी लोन टू वैल्यू रेशियो 88% के आसपास की बन जाएगी. इट इज अप्रॉक्सीमेशन. एक्चुअल कैलकुलेशन आप कर सकते हैं. इट विल बी रफली 88-87%. सो दैट विल बी लोन टू वैल्यू रेशियो. और जो बाकी का बचा है 12% और 11%, so that will be contributed as margin. So it means loan plus margin, it will be equal to value of asset, value of security. तो इसका मतलब अगर हम मार्जिन लेते हैं 15 to 30 का, इट मीन्स लोन टू वैल्यू रेशियो हमारी बन जाएगी 70% to 85% of value of the asset. I hope this concept of loan to value ratio and also इसका जो लिंकेज है मार्जिन के साथ, so that part will be very very clear to all of you. अब हम बात करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो इन केस ऑफ रिटेल लोन्स जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सो दैट इज अकॉर्डिंग टू लोन. वो टाइप ऑफ लोन के अनुसार होगा. एंड जनरली इन केस ऑफ रिटेल लोन्स देयर इज ए सिस्टम ऑफ फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट. Floating rate of interest. According to RBI directions, ये जो floating rate of interest है, so this should be some external rate. So it should be based on some external rate. तो floating rate का जो benchmark है वो कोई एक्सटर्नल रेट होना चाहिए. और ये एक्सटर्नल रेट कौन सा हो सकता है? सो दिस एक्सटर्नल रेट कुड बी आरबीआई का रेपो रेट, और फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड, उनके रेट्स जो ट्रेजरी बिल्स की यील्ड के साथ रिलेटेड हैं. तो ये फ्लोटिंग रेट, इनका जो बेस होगा बेंचमार्क होगा, एक्सटर्नल बेंचमार्क होगा. सो दैट कुड बी रेपो रेट. तो जहां हम रेपो रेट को लगाते हैं तो वहां पे हम आर सो रेपो रेट लिंक्ड रेट RRLR कह देते हैं. अदरवाइज हम उसको EBLR भी कह देते हैं, एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट. एंड दिस डिफर्स फ्रॉम बैंक टू बैंक. तो ये अलग अलग बैंकों का अपना अपना है. सो रेट्स आर जनरली ऑन अ रिड्यूसिंग बेसिस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पर एनम. तो जो इंटरेस्ट हम चार्ज करते हैं वो रिड्यूसिंग बेसिस के ऊपर है. नाउ रीपेमेंट पीरियड ऑफ रिटेल लोन्स. रिटेल लोन्स के अंदर जो रीपेमेंट पीरियड है, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर सो फार, वेरी वेरी क्लियर. तो अगर ऐसा है तो क्विकली हम पोस्ट कर देंगे नो क्वेश्चन, NQ पोस्ट कर देंगे, सो दैट आई कम टू नो कि आपको हर चीज़ अच्छे से क्लियर है और हर चीज़ आपने अच्छे से नोट कर ली है. नाउ रीपेमेंट पीरियड.
So repayment period will differ from 3 years to 30 years depending upon the purpose for which loan is given. तो रीपेमेंट 3 साल से लेकर के 30 साल के बीच में इट कुड बी एनी डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस के ऊपर वो बेस रहेगा. तो कर दीजिए पोस्ट NQ, ऑल ऑफ यू शुड पोस्ट इट. सभी पोस्ट कर देंगे. जो पर्सनल एक्सपेंस रिलेटेड लोन्स हैं, जिनको हम पर्सनल लोन्स कहते हैं, तो उनके लिए ये रीपेमेंट होता है आमतौर पे 3 to 5 ईयर्स का. सो फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस लोन्स रीपेमेंट पीरियड इज 3 to 5 ईयर्स, 3 से लेके 5 साल का. ऑटो लोन्स, इनका रीपेमेंट है नॉर्मली 5 to 7 ईयर्स का. फॉर कार फाइनेंसिंग, फॉर टू व्हीलर फाइनेंसिंग, द ड्यूरेशन ऑफ द लोन मीन्स इसका जो रीपेमेंट पीरियड है दैट मे बी 5 to 7 ईयर्स. In case of housing loans, it may go up to 30 years. ये 30 साल तक जा सकता है. It can go up to 30 years. So repayment start होने से पहले सम कंसेशनल पीरियड इज गिवन टू द बोरोर, जिसको हम कहते हैं मॉरेटोरियम पीरियड. सो मॉरेटोरियम पीरियड क्या है? डिसबर्समेंट की डेट से लेकर के रीपेमेंट शुरू होने का पीरियड. तो इस पीरियड को हम कहते हैं मॉरेटोरियम पीरियड. फॉर डिफरेंट लोन्स द मॉरेटोरियम पीरियड इज डिफरेंट. फॉर एग्जांपल हाउसिंग लोन के अंदर दिस इज लॉन्गर बिकॉज इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस. लेकिन अगर हाउस परचेज है तो इट इज शॉर्टर. सो सिमिलरली ऑटो लोन्स में इट इज शॉर्टर, पर्सनल एक्सपेंसेस लोन्स में अगेन इट इज शॉर्टर. तो जो मॉरेटोरियम पीरियड है सो दैट इट डिपेंड्स अपॉन फॉर व्हाट पर्पस इस लोन को दिया गया. नो रीपेमेंट पीरियड में बैंक्स फिक्स ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो डिटरमिन करते हैं. तो बैंक इसमें यूज करते हैं FOIR सिस्टम को. फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो, इसको बैंक देखते हैं रीपेमेंट फिक्स करते समय. और इसमें क्या होता है? द सैलरीड बोरोअर they should be able to have some minimum net take home pay after deducting the repayments. तो लोन की रीपेमेंट्स को ग्रॉस सैलरी में डिडक्ट करके जो नेट टेक होम पे है मिनिमम उतनी वो लेके जा सकें. आमतौर के ऊपर बैंक अलग अलग तरह की सीलिंग लगा देते हैं. कहीं वो टेक होम का मिनिमम 50% लेके जाना चाहिए, कहीं वो लगा देते हैं कि मिनिमम 60% लेके जाना चाहिए. तो इस प्रकार की कंडीशंस लगा देते हैं व्हेन फिक्सिंग अप द रीपेमेंट पीरियड. सो ये ध्यान रखना है कि रिटेल लोन्स में दे गो बाय दिस सिस्टम, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो. यानी जो उन्होंने मंथली बेसिस के ऊपर पे करना है, अगर वो लेटर से 15,000 है और उनकी जो ग्रॉस इनकम है वो है लेटर से 40,000, तो वो 25,000 घर जरूर लेकर के जाएं अपनी सैलरी का.
द फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर बैंकर्स शुड क्लियरली आउटलाइन पेनल्टीज फॉर प्री पेमेंट। सो रिटेल लोन्स के अंदर जो फेयर कोड फॉर बैंकर्स है, फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर बैंकर्स ये स्पेसिफाई करता है बैंकर्स ऑब्लिगेशंस को। बैंकर्स ऑब्लिगेशंस टूवर्ड्स द बोरोर। बैंकर्स को फेयर ट्रीटमेंट देनी चाहिए बोरोर्स को। और इस कोड के अंदर अगर कोई बोरोर प्री पेमेंट करता है लोन की, तो उसकी पेनल्टी के बारे में क्लियरली बताना चाहिए बैंक को कि अगर आपने प्री पे किया लोन को तो ये पेनल्टीज हम चार्ज करने वाले हैं। नाउ प्रोसेसिंग चार्जेस एटसेट्रा। चार्जेस, बैंक रिटेल लोन्स में किस किस प्रकार के चार्जेस ले सकते हैं? तो ये चार्जेस प्रोसेसिंग चार्जेस हो सकते हैं। लोन एप्लीकेशन को प्रोसेस करके सैंक्शन करना, उसके चार्जेस हो सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड चार्जेस हो सकते हैं। मॉर्गेज से रिलेटेड चार्जेस हो सकते हैं, स्टैंप ड्यूटी हो सकती है। इंस्पेक्शन चार्जेस हो सकते हैं। रिन्यू करने का फीस हो सकती है। रिजर्व बैंक सेज कि आप चार्जेस लगाइए, लेकिन आप ट्रांसपेरेंटली कम्युनिकेट करिए बोरोर को। तो ये सारे चार्जेस आपके क्या हैं, ये कम्युनिकेट करिए बोरोर को। एंड प्रेफरेबली ये जो कम्युनिकेशन है ये एप्लीकेशन में भी होनी चाहिए और ये बैंकों की वेबसाइट के ऊपर भी होनी चाहिए। तो उसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, ताकि बोरोर कंपेयर कर सके कि किसका बेटर है। इसका जो कम्युनिकेशन है ट्रांसपेरेंट वे में करना, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। नो सैंक्शन के बाद फॉर्मेलिटी सच एज डॉक्यूमेंटेशन, कंप्लायंस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस, क्रिएशन ऑफ चार्ज, ये सारी की सारी डिसबर्समेंट से पहले पूरी करनी है। आफ्टर सैंक्शन, formalities relating to documentation, टर्म्स एंड कंडीशंस का कंप्लायंस, क्रिएशन ऑफ चार्ज, प्लेज क्रिएट करना है, हाइपोथिकेशन क्रिएट करना है, मॉर्गेज क्रिएट करना है, या असाइनमेंट क्रिएट करना है, या लियन क्रिएट करना है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस हैं, तो इनको डिसबर्समेंट से पहले कंप्लीट करना है। Banks develop their products and services based on the needs of different customers, segmented by income levels, with focus on pitching the right product to the right customer for maximum business conversion. तो बैंक्स क्या करते हैं? बैंक्स जो अपनी प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं, लोन्स की प्रोडक्ट्स को, उनका बेस होता है डिफरेंट नीड्स ऑफ द कस्टमर। नीड्स ऑफ डिफरेंट कस्टमर्स, और वो नीड तय करते हैं बेस्ड ऑन देयर इनकम लेवल्स। सेगमेंटेड बाय देयर इनकम लेवल्स, बोरोर के इनकम लेवल्स को देख करके उनकी नीड्स को वो क्लासिफाई कर लेते हैं। और फिर वो राइट कस्टमर को राइट प्रोडक्ट ऑफर करते हैं अपने बिजनेस को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो जिस कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होगी उस कस्टमर को वही प्रोडक्ट ऑफर किया जाएगा, ताकि जो प्रोडक्ट ऑफर है इट इज कन्वर्टेड इनटू बिजनेस। आई होप
सारे के सारे ये पार्ट हमने ठीक से नोट कर लिए हैं, अंडरस्टैंड कर लिए हैं। अब जिन स्टूडेंट्स का अभी तक लाइक डिसलाइक नहीं हुआ है वो लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे, और बाकी के स्टूडेंट्स स्माइलिंग आइकन को पोस्ट करके कंफर्म कर देंगे दैट नाउ दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो कर दीजिए क्विकली। सो जिन जिन स्टूडेंट्स का लाइक डिसलाइक नहीं हुआ है अभी तक, सो दे विल डू इट क्विकली, और सारे स्टूडेंट्स कंफर्म कर देंगे दैट नाउ दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड दे हैव नोटेड डाउन एवरीथिंग, और उसके लिए वो स्माइलिंग आइकन को पोस्ट कर देंगे, एंड आई विल कम टू नो कि यस एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो कर दीजिए क्विकली ताकि हम अगले पार्ट के ऊपर चलें विदाउट वेस्टिंग टाइम। यस कर दीजिए, लाइक डिसलाइक को भी कंप्लीट कर दीजिए, और स्माइलिंग आइकन पोस्ट करके कंफर्म कर दीजिए यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग क्लियरली। एंड आई एम श्योर कि आप हैंड रिटन नोट्स ज़रूर प्रिपेयर कर रहे होंगे, क्योंकि इस क्लास का जो मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा उसमें आपके हैंड रिटन नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सो यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट टेक्नोलॉजी है, सो कुछ स्टूडेंट स्क्रीनशॉट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, वो बहुत डेंजरस है आपके लिए, तो हमें पास होने में वो हेल्प नहीं करती। हमें पास होने में हेल्प करती है हैंड रिटन टेक्नोलॉजी। तो अगर हाथ से अपने नोट्स को लिख रहे हैं तो फिर वहाँ पे आपका माइंड एप्लीकेशन होता है। सो स्क्रीनशॉट में तो माइंड एप्लीकेशन होता नहीं, वहाँ पे तो टेक्निकली आपने क्लिक करना है, तो आपका माइंड एप्लीकेशन नहीं होता। एंड माइंड एप्लीकेशन इज ऑल द थिंग्स, वही इंपॉर्टेंट है सारे एस्पेक्ट्स में। तो चलिए आगे चलते हैं। नाउ बेसिक सेगमेंटेशन ऑफ कस्टमर्स बेस्ड ऑन देयर इनकम लेवल। कस्टमर के इनकम लेवल के ऊपर बेस्ड अलग अलग सेगमेंट्स कौन कौन से हैं। तो इनकम लेवल एक तरफ लिखेंगे और इनकम का अमाउंट एक तरफ लिखेंगे, यानी इसमें हम दो कॉलम बना लेंगे। तो एक कॉलम होगा इनकम लेवल का और दूसरा उसका सेगमेंट क्या होगा। इस तरह से दो कॉलम बना लेंगे। नौ, अगर इनकम लेवल 2 लाख से लेके 10 लाख तक है तो इसको हम कहेंगे मास मार्केट सेगमेंट। सो वेयर इनकम लेवल इज बिटवीन 2 to 10 लाख, तो इसको हम कैटेगराइज करेंगे मास मार्केट। इनकम लेवल अगर 10 लाख से लेके 50 लाख तक है, सो 10 लाख से ऊपर 50 लाख तक, तो इसको हम कहेंगे मास एफ्लुएंट मार्केट। मास एफ्लुएंट, एफ्लुएंट कौन तो होते हैं? धनवान लोग जिनके पास पैसा ज्यादा होता है, तो इसको हम कहेंगे मास एफ्लुएंट। अगर इनकम लेवल 50 लाख से लेके 4 करोड़ तक है तो हम उसको कहते हैं सुपर एफ्लुएंट, बहुत धनवान, सुपर एफ्लुएंट फॉर इनकम लेवल 50 लाख अप टू 4 करोड़। अगर ये लेवल 4 करोड़ से लेके 40 करोड़ तक है तो हम उसको कहेंगे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, HNW, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। समटाइम हम इसको HNI भी लिख लेते हैं। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जिनका इनकम 40 करोड़ से लेके 120 करोड़ तक है उनको हम कहते हैं सुपर HNW। सो 40 करोड़ से
1200 करोड़ तक, तो दे आर कॉल्ड सुपर H&W। और जिनका इनकम 1200 करोड़ से ऊपर है तो उनको हम कहते हैं अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। तो ये सेगमेंटेशन है, बेसिक सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन द इनकम लेवल्स ऑफ डिफरेंट कस्टमर्स। और बैंकों के लिए इनमें सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट क्या है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से? सो विच सेगमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बैंक्स? सो पहले 3 सेगमेंट बैंक्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट 3 segments, these are important for banks. तो first 3 segments are most important segment for banks with regard to their retail bank activities. तो बैंकों की जो रिटेल बैंकिंग की एक्टिविटीज हैं उनमें ये पहले 3 जो हैं तो इनका बड़ा रोल है। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर सो फार। यहां तक हर चीज अच्छे से क्लियर है। फ्रेंड्स, अगर आपके लाइव क्लास के लेक्चर्स मिस हो चुके हैं तो उसमें से कई सारे तो आपको हमारे चैनल के ऊपर ही मिल जाते हैं। तो हमारे चैनल में आप सर्च कर लें पिछली डेट्स की, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और जो आपको नहीं मिलते वो डिसेबल हो चुके हैं, उनको आप कभी नहीं देख सकेंगे। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि लाइव क्लास जो फ्री में हम कंडक्ट करते हैं इसका पूरा बेनिफिट आपको मिले, तो बेस्ट इसमें रहेगा कि आप क्लास को उस समय ज्वाइन करिए जब इसको लाइव कंडक्ट किया जा रहा है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी भी दिन के लाइव क्लास को हम डिसेबल कर दें। तो इसलिए कोशिश करें कि जब आप बेनिफिट लें क्लास का फ्री का, तो आप लाइव के तौर के ऊपर बेनिफिट लें ताकि आपकी कभी भी कोई क्लास मिस ना हो। तो इसका मतलब जो क्लासेस आपको यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलेंगी, जो मिल जाएंगी उसका बेनिफिट ले लीजिए अगर आप बाद में आप ज्वाइन करते हैं, और जो नहीं आपको वहाँ पे नज़र आती तो उन क्लासेस का बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। प्रोडक्ट्स एंड सर्विस विल बी स्ट्रक्चर्ड मोस्टली टू मीट रिक्वायरमेंट ऑफ दीज सेगमेंट्स। सो बैंक जितनी भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बनाएंगे तो इनकी रिक्वायरमेंट्स को बैंक ध्यान में रखेगा। तो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज these will be structured mostly to meet the requirements of these segments. इन सेगमेंट्स की जो जरूरत है उसको ध्यान में रखते हुए बैंक्स इन प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। और एक बात का और भी ध्यान रखना है लाइव क्लासेस से। सो लाइव क्लास की जो रिकॉर्डिंग वो आपको हमारी ऐप में भी नहीं मिलेगी। इसलिए अगर लाइव क्लास में आप सभी क्लासेस को बेनिफिट लेना चाहते हो तो लाइव आप प्रेजेंट रहो ताकि आपकी कोई क्लास ना मिस ना हो, क्योंकि हम इसको ऐप में भी इंक्लूड नहीं करते। पहले करते थे लेकिन अब हमने उसको बंद कर दिया है। चलिए फ्रेंड्स, इस डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेसन्स में। तो आज के लिए हम क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। तो आपके कोई क्वेश्चंस हों तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। सो कमेंट बॉक्स आपको हमेशा अवेलेबल रहता है लाइव के लिए, तो वे आपको नज़र आएगा आफ्टर वी कंप्लीट दिस क्लास। तो वहाँ पे भी आप अपने क्वेश्चंस को टाइप कर सकते हैं एंड वी विल आंसर अकॉर्डिंगली। चलिए अब आपका धन्यवाद किया जाए और इस सेशन को वाइंड अप किया जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।